आप देख रहे हैं पूर्णिया 10 न्यूज। सिर्फ ये योजना लेके आ रहे हैं। अगर हम ये लेके आ रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, ये सारा ब्लूप्रिंट तैयार है। जैसा आपने प्रश्न उठाया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती लेकिन अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बिल्कुल सही आपने कहा है। प्रशांत किशोर जी ने अपने पिछले 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी जो मेहनत वो कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, वो समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो हमारे लिए अभी तक वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। एक नेशनल लेवल पे हमारे बच्चे जब जाते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं, पिछड़े राज्य से आते हैं। उसका मुख्य कारण होता है कि अंग्रेजी में हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर लगता है उनको कि वो इन्फीरियर है। प्रशांत जी ने ये वादा किया है कि जब तक विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था हम नहीं कर देंगे तब तक हरेक उस गरीब परिवार को, हरेक उस परिवार के बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में ना पढ़ के अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना है तो उसकी व्यवस्था आज के अंग्रेजी स्कूल में किया जाएगा और उसका फीस अगर हमारी सरकार बनती है तो उसका फीस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, जब तक हमारा वैकल्पिक व्यवस्था कायम नहीं हो जाता है। तो ये उनका एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इस्तेमाल हो। दूसरा सवाल आप लोगों ने किया कि रोजगार को आप कैसे खत्म करेंगे, सब बोलते हैं। रोजगार खत्म करने के लिए सबसे पहले रोजगार उत्पादन करने के लिए या पलायन को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले अपने बौद्धिक पलायन को रोकना होगा। और बौद्धिक पलायन अगर रुक जाएगा, क्योंकि आज आप और हम अगर गांव में जाते हैं या शहरों में जाते हैं, गांव में तो श्रमिक पलायन है, शहरों में आप आइएगा तो देखिएगा बड़े बड़े लोग वो अपने बच्चों को यहाँ ना पढ़ा करके कहीं बाहर के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, उच्च स्तरीय शिक्षा उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। इनका ये मानना है कि हम सबसे पहले अपने बौद्धिक पलायन को रोक करके और श्रमिक पलायन के लिए जो इनका एक ब्लूप्रिंट तैयार है उसमें CDR रेशो, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि CDR रेशो क्या होता है। CDR रेशो कैश डिपॉजिट रेशो होता है, जो RBI के गाइडलाइन में ये गाइडलाइन दिया गया है कि किसी भी बैंक में अगर पैसे का आप डिपॉजिट करते हैं अपने पैसों को, तो पूरे पैसे को, जितना पैसा आपके राज्य में जमा होता है उसका 70% वहाँ के नागरिकों को आपको ऋण के रूप में देना है, आपको वहाँ लोन देना है। बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछले 25 सालों में जब लालू जी की सरकार थी उस वक्त आपका CDR रेशो था 48% सॉरी, और नीतीश जी के राज में वो रेशो आया 54%। और जो विकसित राज्य हैं उन राज्यों में CDR रेशो है वो 70% से अबव है। तो हमारा पैसा जो डिपॉजिट हो रहा है वो पैसा कहीं और उन राज्यों में जा रहा है जहाँ पे वहाँ के लोग उस पैसे का इस्तेमाल करके और उद्योग लगाते हैं और हमारे यहाँ से श्रमिक को वहाँ जा करके अपना योगदान देना पड़ता है। तो अगर हम उसका, चूँकि इसकी निगरानी मुख्यमंत्री करते हैं और मुख्यमंत्री हमारे नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर इसकी निगरानी की जाए तो वो पैसा हमारे बीच में बटेगा। अगर बटेगा तो छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, जब छोटे उद्योग लगेंगे तो कोई घर बना रहा है तो मजदूरी आपको मिलेगी, कोई उद्योग लगा रहा है तो वहाँ आपको रोजगार मिलेगा। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इस तरह से हम जो है पलायन को रोकेंगे। अब रही बात कि आप किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं। आज के समय में वृद्धा पेंशन 400 रुपये है, और 400 रुपये को भी लेने के लिए एक वृद्ध को 150 रुपये फिर वहाँ के लोकल उसको देना पड़ता है। तो हाथ में क्या आता है, क्या 300-400 रुपये में आप अपने घर का खर्चा चला सकते हैं? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वृद्धों के लिए 2000 रुपया, और एक घर में अगर महिला और पुरुष 2 वृद्ध हैं तो उनको 4000 रुपये मिलेगा।
ताकि वो कम से कम अपने दवा का, अपने खाने का इंतज़ाम कर सके। हमने कहा है कि हम खेती से जो हमारे किसान करते हैं उसकी आमदनी को बढ़ाएंगे। पहले भी कहा गया कि हम दुगना कर देंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाया गया कैसे करेंगे। जब हम लोगों ने कहा कि खेती को हम मुनाफे के लिए कर देंगे, तो हमारा ये मानना है कि आज जिस मनरेगा को आप गांव में नहर बनाने में, रोड बनाने में और इन सब चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मनरेगा के मजदूरों को अगर हम किसान के लिए मजदूरी उपलब्ध करा दें तो आपसे ही से हम पूछते हैं क्या उनकी आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर खेत में मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको हमको मजदूरी ना देना पड़े तो वाजिब है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से किसान के लिए हम लोग ये प्लान लेके आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ आपको ख्वाब नहीं दिखा रहे हैं, हम कैसे उसको पूरा करेंगे हम उसकी बात करें। मैंने पूरे इम्प्लीमेंट पे काम करेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर जनस्वराज की सरकार आती है तो वो जनता की सरकार होगी, ना कि किसी एक व्यक्ति की सरकार होगी। जिस तरह से अभी आपने सवाल किया कि भाई अभी जो आप करना चाह रहे हैं गृह जिला से क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री के, तो ये मैसेज देना है। कहावत है कि जिसके सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। तो जिस सूबे के मुख्यमंत्री हैं हमारे, कम से कम वहाँ तो सभी के बीच में दाखिल खारिज की प्रक्रिया में आपने अगर अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई ज़मीन की तो म्यूटेशन के दौरान आपके नाम से ज़मीन दाखिल हो गई, लेकिन मूल मालिक के नाम से खारिज नहीं। और बिना इस प्रक्रिया को संपादित करवाए तमाम जमाबंदियों को ऑनलाइन करने के लिए भेज दिया गया। बिहार सरकार के ही एक डाटा के मुताबिक करीब 90,000 ऐसी जमाबंदियाँ रन कर रही हैं बिहार में, जो दोनों नामों पर है, अपने पूर्व के मालिक के नाम पर भी और आज के मालिक के नाम पर भी। और बिना परिमार्जन प्लस उनका पोर्टल है, और उनकी समस्या ये है कि आज तक परिमार्जन के बाद परिमार्जन प्लस पोर्टल हुआ और एक भी परिमार्जन सही ढंग से किसी का हुआ नहीं। आप जब देखिएगा जाके ऑनलाइन तो जातियों जो जमाबंदी लिखी गई है उसमें जो जाति वाला कॉलम है तो कहीं भी उसमें शुद्धता नहीं है, जो आगे के दिन में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगी आरक्षण के संबंध में, क्योंकि जातियों का नाम स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। और अभी तक बिहार में खतियान के